हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th सोशल साइंस की कंप्लीट बुक से 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आप भी बाई क्लासेज के साथ स्टडी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की धमाकेदार क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, राष्ट्रवाद का क्या अर्थ है। ठीक है, राष्ट्रवाद का क्या अर्थ है। उत्तर देखो उसका, राष्ट्रवाद का अर्थ अपने राष्ट्र के प्रति एक गहरी भावनात्मक जुड़ाव, निष्ठा और प्रेम की भावना से है। यह एक ऐसी विचारधारा है जो लोगों को एक समान इतिहास, साझा संस्कृति, भाषा, धर्म और भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर एकजुट करती है। जब किसी क्षेत्र के लोग यह महसूस करने लगते हैं कि वे एक ही समुदाय का हिस्सा हैं और उनके हित समान हैं, तो उनमें राष्ट्रवाद की भावना का जन्म होता है। यह भावना लोगों को विदेशी शासन के विरुद्ध संघर्ष करने, अपनी संस्कृति को बचाने और एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र के निर्माण के लिए प्रेरित करने का सबसे शक्तिशाली माध्यम बनती है। ठीक है, इसका उत्तर था ये। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सत्याग्रह का क्या अर्थ है। ठीक है, सत्याग्रह का क्या अर्थ है। उत्तर देखो इसका, सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के लिए आग्रह या सत्य की शक्ति पर दृढ़ विश्वास करना। ठीक है, महात्मा गांधी के अनुसार यह अन्याय के विरुद्ध बिना किसी हिंसा के संघर्ष करने की एक अनूठी और प्रभावी तकनीक है। इसमें सत्याग्रही का मानना है कि यदि संघर्ष अन्याय के विरुद्ध है तो उत्पीड़क को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने के बजाय उसके हृदय को परिवर्तन के माध्यम से सत्य का एहसास कराया जाना चाहिए। सत्याग्रह केवल कमजोरों का हथियार नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी नैतिक शक्ति है जो सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर दमनकारी सत्ता को झुकने पर मजबूर कर देती है। ठीक है, यह है हमारा इसका उत्तर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला प्रश्न है, रोलेट एक्ट क्या था। ठीक है, रोलेट एक्ट क्या था। रोलेट एक्ट 1919 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित एक अत्यंत दमनकारी कानून था। इस कानून ने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने के लिए व्यापक शक्तियां प्रदान की थीं। इसके तहत सरकार को यह अधिकार मिल गया था कि वह किसी भी भारतीय व्यक्ति को केवल संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर सकती थी और बिना किसी मुकदमे के 2 वर्षों तक जेल में बंद रख सकती थी। भारतीयों ने इस कानून को काला कानून कहा, क्योंकि यह नागरिक स्वतंत्रताओं का पूरी तरह से हनन करता था। इसी अन्यायपूर्ण कानून के विरुद्ध पूरे देश में तीव्र विरोध प्रदर्शन हुए थे। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ। यह हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ था। उस दिन बैसाखी का मेला था और बहुत से ग्रामीण रोलेट एक्ट के विरोध और अपने नेताओं की गिरफ्तारी के विरुद्ध शांतिपूर्ण विरोध सभा के लिए वहां एकत्र हुए थे। बाग में बाहर निकलने के लिए केवल एक ही संकरा रास्ता था। ब्रिटिश जनरल डायल ने वहां पहुंचकर बिना किसी चेतावनी के सभा को घेर लिया और निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। इस क्रूर हत्याकांड में सैकड़ों लोग मारे गए और घायल हुए, जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को हमेशा के लिए झकझोर कर रख दिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन क्यों शुरू हुआ। ठीक है, असहयोग आंदोलन क्यों शुरू हुआ। उत्तर देखो इसका, असहयोग आंदोलन 1920 में गांधी जी के नेतृत्व में शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के दमनकारी कानूनों, जलियांवाला बाग हत्याकांड के न्याय और खलीफा के मुद्दे पर अंग्रेजों के विरुद्ध स्वशासन की मांग करना था। गांधी जी का मानना था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही चल रहा है। यदि हम उनका सहयोग करना बंद कर दें तो यह शासन ढह जाएगा।
इसीलिए इस आंदोलन में लोगों से विदेशी वस्तुओं, सरकारी स्कूलों, अदालतों और नौकरियों का बहिष्कार करने का आह्वान किया गया था। यह भारत में जन भागीदारी वाला पहला बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन था। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है हमारा, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर देखो इसका। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के अन्यायपूर्ण कानूनों को शांतिपूर्वक तोड़कर उनकी सत्ता को सीधी चुनौती देना था। इसकी शुरुआत गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा के माध्यम से नमक कानून को भंग करके की थी। इस आंदोलन में लोगों से कहा गया था कि वे केवल अंग्रेजों का सहयोग करने से इनकार ना करें, बल्कि उनके बनाए गए कानूनों का सविनय अवज्ञा यानी विनम्रता के साथ उल्लंघन करें। इसका उद्देश्य सरकार पर यह दबाव बनाना था कि वह भारतीयों की मांगों को सुने। यह आंदोलन ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता की वैधता को चुनौती देने वाला एक ऐतिहासिक और व्यापक जन आंदोलन था। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है हमारा, पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? उत्तर देखो इसका। पूना पैक्ट 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच हुआ एक ऐतिहासिक समझौता था। उस समय दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को लेकर विवाद था, जिससे गांधी जी चिंतित थे कि इससे समाज में फूट पड़ जाएगी। गांधी जी ने इस मांग के विरोध में आमरण अनशन शुरू किया था। अंततः दोनों नेताओं के बीच समझौता हुआ, जिसमें दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग को छोड़ दिया गया, लेकिन प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषदों में उनके लिए आरक्षित सीटों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। यह दलितों के उत्थान और सामाजिक एकता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा में नमक क्यों चुना गया? नमक क्यों चुना गया? उत्तर देखो। सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए नमक को एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में इसलिए चुना गया क्योंकि नमक का उपयोग अमीर और गरीब सभी वर्ग के लोग अपने भोजन में समान रूप से करते थे। नमक पर सरकार का एकाधिकार था और उस पर कर लगाया गया था, जो आम जनता के लिए एक बड़ा बोझ था। गांधी जी ने महसूस किया कि नमक एक ऐसी चीज़ है जो हर भारतीय को जोड़ती है, इसलिए इसके माध्यम से आंदोलन को एक व्यापक जन आधार मिल सकता है। नमक कानून तोड़कर गांधी जी ने औपनिवेशिक सरकार के दमनकारी चेहरे को दुनिया के सामने उजागर किया और लोगों को एकजुट किया। ठीक है, लोगों को एकजुट किया। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका थी? ठीक है, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका थी? उत्तर देखो। जर्मनी के एकीकरण में ओटो वॉन बिस्मार्क की भूमिका सबसे निर्णायक थी। उन्होंने प्रशा के प्रधानमंत्री के रूप में रक्त और लोहे की नीति अपनाकर जर्मनी के बिखरे हुए छोटे छोटे राज्यों को एकजुट करने का बीड़ा उठाया। बिस्मार्क एक चतुर कूटनीतिज्ञ और दूरदर्शी नेता थे, जिन्होंने अपनी सैन्य शक्ति के दम पर ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस जैसे देशों के साथ युद्ध किए और उन्हें पराजित कर जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने अपनी चतुराई और कूटनीति के माध्यम से राज्यों के बीच एकता पैदा की और 1871 ईस्वी में जर्मनी को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। ठीक है, अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक देखो हमारा, क्या है? वियना कांग्रेस 1815 का क्या उद्देश्य था? वियना कांग्रेस 1815 का क्या उद्देश्य था? 1815 की वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा यूरोप में किए गए परिवर्तनों को समाप्त करना और यूरोप में फिर से पुरानी राजशाही को स्थापित करना था। नेपोलियन के युद्धों ने यूरोप की सीमाओं और व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया था। वियना की इस संधि में ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रिया और प्रशा जैसे बड़े यूरोपीय देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उनका उद्देश्य यूरोप में एक ऐसी शक्ति संतुलन बनाना था जिससे भविष्य में कोई एक देश इतना शक्तिशाली ना हो सके कि वह दूसरों पर हमला कर सके। यह संधि यूरोप में प्रतिक्रियावादी व्यवस्था को बहाल करने के लिए की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है हमारा, महामंदी का विश्व अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। ठीक है, महामंदी का विश्व अर्थव्यवस्था पर प्रभाव।
1929 ईस्वी की महामंदी ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया। इसके कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का स्तर बहुत तेजी से नीचे गिर गया और कई विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाएं चरमरा गईं। औद्योगिक उत्पादन और कृषि उत्पादों की कीमतें बहुत कम हो गईं, जिससे किसानों और श्रमिकों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। दुनिया भर में बेरोजगारी की दर में भारी वृद्धि हुई और लाखों लोग भुखमरी की कगार पर पहुंच गए। बैंकिंग व्यवस्था ठप हो गई और लोगों का बैंकों से भरोसा उठ गया। इस मंदी ने दुनिया के कई देशों में राजनीतिक अस्थिरता पैदा कर दी और अधिनायकवादी शक्तियों के उदय का रास्ता साफ किया। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति का क्या अर्थ है? औद्योगिक क्रांति का क्या अर्थ है? औद्योगिक क्रांति का अर्थ उत्पादन के तरीकों में आए उस क्रांतिकारी बदलाव से है जिसके तहत वस्तुओं का निर्माण हस्तशिल्प और घरेलू तरीके करने के बजाय मशीनों और कारखानों पर आधारित बड़ी प्रणाली के माध्यम से किया जाने लगा। इसकी शुरुआत 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड से हुई थी। इस प्रक्रिया में नई तकनीकें, वाष्प इंजन और मशीनी उपकरणों का उपयोग बढ़ गया, जिससे कम समय में अधिक उत्पादन संभव हुआ। औद्योगिक क्रांति ने उत्पादन क्षमता को कई गुना बढ़ा दिया, जिससे न केवल वस्तुओं की लागत कम हुई बल्कि व्यापार और परिवहन के तरीके भी हमेशा के लिए बदल गए। इसने आधुनिक औद्योगिक समाज की नींव रखी। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है हमारा, प्रिंटिंग प्रेस का समाज पर प्रभाव। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस का समाज पर प्रभाव। प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार ने ज्ञान के लोकतंत्रीकरण में क्रांतिकारी भूमिका निभाई। इससे पहले किताबें हाथ से लिखी जाती थी, जो बहुत महंगी और दुर्लभ थीं, लेकिन छपाई मशीन के आने से वे सस्ती और आम लोगों की पहुंच में आ गईं। इससे समाज में साक्षरता दर में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। छपी हुई सामग्री के माध्यम से नए विचार, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सामाजिक सुधार की बातें तेजी से प्रसारित होने लगी। इसने लोगों के मन में तार्किकता और प्रश्न करने की भावना जगाई। अखबारों और पत्रिकाओं ने स्वतंत्रता आंदोलनों के लिए जनमत तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और आम जनता को जागरूक बनाने का कार्य किया। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है हमारा, सामूहिक अपनेपन का भाव कैसे पैदा हुआ? ठीक है, इसका उत्तर देखो। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत करने के लिए प्रतीकों और प्रतीकात्मकता का व्यापक उपयोग किया गया। वंदे मातरम जैसे गीतों, तिरंगे झंडे और भारत माता की तस्वीर ने लोगों में देश के प्रति भावनात्मक लगाव पैदा किया। इसके अलावा भारत के समृद्ध इतिहास, लोक कथाओं और सांस्कृतिक परंपराओं को फिर से याद करके लोगों को यह एहसास कराया गया कि वे एक महान संस्कृति से जुड़े हैं। इन प्रतीकों ने जाति, धर्म और वर्ग के भेदभाव को मिटाकर लोगों को एक सूत्र में बांधने का काम किया। इसने एक साझा पहचान बनाई जो औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ लोगों को एकजुट करने के लिए अनिवार्य थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? ठीक है, साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आए तो पूरे देश में उसका कड़ा विरोध हुआ। इसका मुख्य कारण यह था कि इस कमीशन में शामिल 7 सदस्यों में से एक भी भारतीय नहीं था। भारतीयों का मानना था कि जब कमीशन भारत के भविष्य के संवैधानिक ढांचे पर निर्णय लेने आया है तो उसमें भारतीय सदस्यों का होना अनिवार्य है। भारतीयों ने इसे अपना अपमान माना और उसे श्वेत कमीशन कहा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसका बहिष्कार किया। साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक के नारों के साथ देश भर में विरोध प्रदर्शन किए गए। इसने अंग्रेजों की उपनिवेशवादी मानसिकता को स्पष्ट कर दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य क्या था? उत्तर देखो इसका। खिलाफत आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीय मुसलमानों द्वारा शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य तुर्की के खलीफा, जो इस्लामी जगत के आध्यात्मिक प्रमुख माने जाते थे, के अधिकारों और तुर्की साम्राज्य की अखंडता की रक्षा करना था। युद्ध में तुर्की की हार के बाद मित्र राष्ट्र द्वारा उस पर अत्यंत कठोर शर्तें थोपी गई थी, जिससे भारतीय मुसलमान बहुत नाराज थे। महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए इस आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ दिया। इस आंदोलन ने एक बड़ी आबादी को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध संघर्ष में शामिल करने का कार्य किया और भारतीय राष्ट्रवाद को मजबूती प्रदान की। ठीक है, अगला प्रश्न देखो।
इटली का एकीकरण कैसे हुआ? ठीक है, इटली का एकीकरण कैसे हुआ? इटली का एकीकरण एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी जिसमें मज्जनी, कावूर और गैरिबाल्डी जैसे नायकों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। इटली कई स्वतंत्र रियासतों में बटा हुआ था और इसके कई हिस्सों पर विदेशी ताकतों का कब्जा था। ज्यूसेppe मज्जनी ने युवाओं को प्रेरित किया, जबकि कावूर ने अपनी कूटनीति से ऑस्ट्रिया को पराजित किया। महान क्रांतिकारी गैरिबाल्डी ने अपनी लाल कुर्ती सेना के साथ दक्षिणी इटली के राज्य को जीत लिया और उन्हें एकीकृत किया। इन सभी प्रयासों के परिणामस्वरूप 1861 ईस्वी में इटली को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया और विक्टर इमैनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा बनाया गया। यह एक महान राष्ट्रीय विजय थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या थे? उत्तर देखो। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कई प्रमुख कारण थे। सबसे महत्वपूर्ण कारण ब्रिटिश शासन के प्रति बढ़ता असंतोष था, जिसका मुख्य कारण उनका अत्यधिक आर्थिक शोषण और दमनकारी नीतियां थी। ठीक है, इसके अलावा आधुनिक शिक्षा के प्रसार ने भारतीयों में स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र के विचारों का संचार किया। भारतीय प्रेस और समाचार पत्रों ने लोगों को जागरूक किया और राजनीतिक चेतना जगाई। अपनी प्राचीन गौरवशाली संस्कृति और इतिहास को फिर से खोजने की इच्छा ने भी लोगों में स्वाभिमान जगाया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बड़ी महंगाई, करों के बोझ और ब्रिटिश शासन की विफलताओं ने भी जनता को एकजुट होने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या है? औद्योगिकरण के युग का क्या प्रभाव रहा? औद्योगिकरण का प्रभाव समाज और अर्थव्यवस्था पर बहुत गहरा और बहुआयामी रहा। इसने उत्पादन के स्तर को तो बढ़ाया ही, साथ ही शहरीकरण की प्रक्रिया को भी तीव्र कर दिया, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों से लोग काम की तलाश में शहरों की ओर पलायन करने लगे। मशीनों के प्रयोग से उत्पाद सस्ते हो गए, जिससे आम लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठा। हालांकि इसका एक नकारात्मक पक्ष भी था। इसने श्रमिकों के अत्यधिक शोषण को जन्म दिया, जहां कारखानों में कठिन परिस्थितियों में लंबे घंटों तक काम करना पड़ता था। इसके अतिरिक्त बड़े पैमाने पर प्रदूषण और पर्यावरण के विनाश जैसी गंभीर समस्याओं की शुरुआत भी औद्योगिक क्रांति के युग से ही हुई। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों? इसका उत्तर देखो। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी अनिवार्य है, क्योंकि यह समाज के विभिन्न वर्गों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करती है। एक विविध समाज में जहां विभिन्न जाति, धर्म और भाषाई समूह होते हैं, सत्ता का बंटवारा करना सामाजिक तनाव और संघर्षों को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है। यह न केवल अल्पसंख्यकों को सुरक्षित महसूस कराता है, बल्कि सरकार की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही भी लाता है। यदि सत्ता केंद्रित रहती है तो इससे तानाशाही की संभावना बढ़ जाती है। अतः सत्ता की साझेदारी लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करती है और सामाजिक शांति, स्थिरता एवं समावेशी विकास को सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी आज की क्लास? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में एक अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।